मित्रों, पग पग पोखरे माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर दरभंगा थीक। मित्रों, यह रचना है मैथिली एवं हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि आचार्य सोमदेव जी की। आचार्य सोमदेव जी की द्वारा लिखी गई ये लाइनें पूरे मिथिला, जो बिहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, को परिचय कराने के लिए काफी है। वास्तव में माछ मतलब मछली, दही, पान और मखान पूरे मिथिला की पहचान है। और अगर थोड़े आगे बढ़ के कहूं तो मछली, मखान, आम, ठेकुआ के अलावा अरकिंचन की सब्जी और तिलकौर के तरुआ का अद्भुत स्वाद भी यहीं की धरती की देन है। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आप देख रहे हैं अपना खास सीरीज मैं बिहार हूं, जिसमें हम बात करते हैं बिहार के विभिन्न जिलों की, उसके अतीत की, उसके वर्तमान हालात की और भविष्य में विकास के संभावनाओं की। बिहार हूँ, 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 बिहार हूँ मैं। अभी चल अडिग बिहार हूँ, अभी चल अडिग बिहार हूँ, मैं बिहार हूँ, बिहार हूँ। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस जिले की जिसे मिथिलांचल का दिल भी कहा जाता है। अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध सांस्कृतिक और शाब्दिक परंपराओं के लिए जाने जाने वाला यह जिला बिहार राज्य के सबसे पुराने शहरों और जिलों में से एक है, जिसके पास अपना हवाई अड्डा था, हवाई जहाजों का बेड़ा था और अपना रेल नेटवर्क भी था, जिसका इतिहास लगभग रामायण और महाभारत की अवधि तक का है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ जिला दरभंगा की, जिसे मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। वास्तव में यह जिला विद्या, वैभव, खान पान, मधुर मुस्कान और अपनी मीठी बोली के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ध्रुपद गायन, जट जटनी नाच, नटुआ नाच, मधुश्रावणी, सामा चकेवा, मिथिला पेंटिंग, सिक्की मौनी और सुजनी जैसे लोक कलाओं के साथ अपनी गौरवशाली संस्कृति पर मिथिला के लोगों को नाज है। हालांकि इतने गौरवशाली अतीत और आसपास सैकड़ों पर्यटक स्थल होने के बावजूद मिथिला का हृदय स्थल दरभंगा आजादी के बाद से अभी भी उपेक्षित साफ दिखता है। मित्रों, बागमती नदी के किनारे 2279 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले के मुख्यालय दरभंगा का नाम, अगर बात करें, इसके नामकरण की बात करें तो लोगों की अलग अलग मत है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में दरभंगी खां ने इस शहर को बसाया था, जिसके कारण इसका नाम दरभंगा पड़ा। दरभंगा के नाम की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में भी कई राय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दरभंगा मतलब द्वार, बंगा से ली गई एक शब्द है, जो द्वार मतलब गेट, दरवाजा, और बंगा मतलब बंगाल का संयोजन है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंगाल का द्वार। जबकि कुछ विद्वानों की एक राय और है कि इस क्षेत्र का नाम दरभंगा द्वार मतलब गेट, द्वार या गेट बोलते हैं सो, भंग से लिया गया है, जिसका अर्थ है टूटा हुआ द्वार, मतलब भंग हुआ द्वार। और इस राय के पीछे कारण यह भी है कि जब तुगलक सेना ने हाथी या तोपों की सहायता से किले के द्वार को तोड़कर 1326 ईस्वी में अंतिम स्वतंत्र उत्तर भारतीय हिंदू राजा पर हमला किया था, जिस कारण इसका नामकरण बाद में दरभंगा किया गया, टूटा हुआ द्वार किया गया। चलिए, कारण जो भी हो, आज का दरभंगा जिला जिले एवं प्रमंडल का मुख्यालय है और इसके उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर, पूर्व में सहरसा एवं पश्चिम में मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी जिला है। मित्रों, दरभंगा शहर 16वीं सदी में दरभंगा राज्य की राजधानी थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1972 में दरभंगा को प्रमंडल का दर्जा देकर मधुबनी तथा समस्तीपुर को इसके अंतर्गत रखा गया। हालांकि तुगलक साम्राज्य के अंत से लेकर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना तक इस क्षेत्र में
अराजकता ही अराजकता थी। अकबर ने महसूस किया कि मिथिला के करों को केवल तभी एकत्र किया जा सकता है जब कोई राजा हो जो वहां शांति सुनिश्चित कर सके। मिथिला क्षेत्र में ब्राह्मणों में विशेष रूप से संपन्नता रही थी और मिथिला में पहले ब्राह्मण ही राजा हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि इसी कारण अकबर ने राज पंडित चंद्रपति ठाकुर को दिल्ली बुलवाया और उनसे अपने एक बेटे का नाम रखने को कहा, जिससे मिथिला में उसकी जमीनों के लिए कार्यवाहक और कर संग्रहकर्ता बनाया जा सके। चंद्रपति ठाकुर ने अपने मध्य पुत्र का नाम, जिसका नाम था महेश ठाकुर, उनका नाम रखा और इस तरह अकबर ने 1577 ईस्वी में रामनवमी के दिन महेश ठाकुर को मिथिला का कार्यवाहक घोषित कर दिया। दोस्तों, महेश ठाकुर के परिवार और वंशजों ने धीरे धीरे सामाजिक, कृषि और राजनीतिक मामलों में अपनी शक्ति को मजबूत किया और उन्हें मधुबनी के राजा के रूप में माना जाने लगा। दरभंगा 1762 में राज दरभंगा परिवार की शक्ति का गढ़ बन गया। राज दरभंगा के अंतिम शासक महाराजा श्री कामेश्वर सिंह थे। मित्रों, कभी अलग वीडियो में मैं दरभंगा के राज की पूरी कहानी बताने का प्रयास करूंगा, हालांकि थोड़े उनके बारे में तो ये बतानी ही पड़ेगी मुझे। दोस्तों, दरभंगा नरेश कामेश्वर सिंह अपनी शान शौकत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। वे एक बड़े दूरदृष्टा भी थे, विजनरी भी थे। उन्होंने नए जमाने के रंग को भांपकर कई कंपनियों की शुरुआत भी की थी। नील के व्यवसाय के अलावा महाराजा अधिराज ने चीनी मिल, कागज मिल जैसे कई मिल खोले थे, कई कल कारखाने खोले थे, जिससे बहुतों को रोजगार मिला था। और राज सिर्फ किसानों से असूले गए पर आधारित नहीं था, उनके असूले गए खिराज पर आधारित नहीं था, बल्कि आय के नए स्रोत भी बने, जो दरभंगा नरेश की आधुनिक सोच को दर्शाता है। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करें तो दरभंगा महाराज ने महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने न्यूज पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और कई अखबार एवं पत्रिकाओं, जैसे अंग्रेजी में द इंडियन नेशन, हिंदी में आर्यावत और मैथिली में मिथिला मिहिर साप्ताहिक मैगजीन का प्रकाशन करवाया। मित्रों, एक जमाना था जब हम बच्चे थे और बिहार में आर्यावत सबसे लोकप्रिय अखबार हुआ करता था। मित्रों, 18वीं सदी से ही दरभंगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बड़ा केंद्र बन गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, गौहर जान, पंडित रामचंद्र मलिक, पंडित रामेश्वर पाठक और पंडित सियाराम तिवारी दरभंगा राज से जुड़े हुए विख्यात संगीतज्ञ थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कहा जाता है जिन्होंने कई वर्षों तक दरबार में संगीतज्ञ के रूप में रहे थे। कहते हैं कि उनका बचपन भी दरभंगा में ही बीता था और इस तरह ध्रुपद को लेकर दरभंगा राज में नए नए प्रयोग हुए। तो इनसे साफ है कि दरभंगा के महाराजाओं को कला, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षकों के रूप में कहा जाए तो पूर्णतः ये तर्कसंगत है। तो मित्रों, आइए बात करते हैं उन ऐतिहासिक स्थलों को जो दरभंगा को एक अग्रणी पर्यटन स्थल बनाता है और पर्यटकों को आकृष्ट करने की पूरी क्षमता रखता है। हालांकि जरूरत है उसकी देखरेख की, उसके विकास की, उसके डेवलपमेंट की और उसके प्रचार की। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं दरभंगा राज परिसर की, यानी राज कैंपस की, जो यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। मित्रों, इस राज कैंपस में दर्जनों भव्य ऐतिहासिक महल और मंदिर है। दरभंगा का यह राज परिसर अब शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। बात करते हैं नरगौना पैलेस की। मित्रों, तितली नुमा डिजाइन का बना नरगौना पैलेस अपने आप में एक अद्भुत भवन है। यह महल आजकल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन है। इस महल में निर्माण में कहा जाता है कि एक भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। यह पूरा महल सीमेंट की दीवारों और खंभों से बना हुआ है और कहा जाता है कि यह देश का पहला पूरी तरह से एयर कंडीशन मतलब वातानुकूलित महल था। साथ ही देश दुनिया में शायद अकेला पैलेस था जिसके परिसर में निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बात करते हैं दरभंगा का राज किला की। दोस्तों, दरभंगा का वैभवशाली अतीत का एक और गवाह है दरभंगा का किला। चूंकि लाल रंग का बना हुआ है, लाल रंग का है, तो लाल रंग के होने के कारण इसे राज किला को दरभंगा का लाल किला भी कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह किला
दिल्ली के लाल किले से करीब 9 फीट ऊंचा है। बताया जाता है कि महाराजा कामेश्वर सिंह ने इसे बनवाया था। इस किले के भीतर राज परिवार के लोग रहा करते थे। किले के भीतर कई मंदिर और महल हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से किले के भीतर की दीवारों के चारों ओर तालाब भी बनवाया गया था। अब बात करते हैं लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस की। मित्रों, फ्रांसीसी आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस आज कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की धरोहर है, उसके पास है। 19वीं सदी में यह एशिया का सर्वश्रेष्ठ महलों में से एक था। इसकी खूबसूरती और भव्यता के चर्चे 1884 में लंदन टाइम्स में भी हो चुके हैं। मैं बात करता हूं बेला पैलेस की। दोस्तों, दरभंगा के सबसे सुंदर और भव्य स्थलों में एक और नाम है बेला पैलेस और अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध 65 एकड़ में फैले इस महल में फिलहाल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। इस डाक प्रशिक्षण केंद्र में बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के डाक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ मंदिरों की, जैसे श्यामा मंदिर। मित्रों, राज परिसर में आम लोगों के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह अगर कोई है तो वह है श्यामा माई काली मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 1933 में महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपने पिता रामेश्वर सिंह की चिता पर की थी। महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता पर मंदिर होने के कारण इसे रामेश्वरी श्यामा माई मंदिर भी लोग कहते हैं, या चिता पर स्थापित मंदिर भी कहते हैं। शमशान पर मंदिर होने के बावजूद भी यहां रोज काफी संख्या में श्रद्धालु आया करते हैं। बात करता हूं संकट मोचन मनोकामना मंदिर की। दोस्तों, श्यामा माई काली मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है संकट मोचन मनोकामना मंदिर। हालांकि यह मंदिर कुछ छोटा है, लेकिन आम लोगों के बीच इस मंदिर की काफी प्रतिष्ठा है। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भारी भीड़ होती है। मखदूम शाह मजार। जी हाँ, दरभंगा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर दिग्गी पोखर के पास करीब 400 साल पुराना हजरत मखदूम भीखा शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। बकरीद के दौरान यहाँ काफी जायरीन आते हैं। इसके साथ ही टावर चौक के पास बनी मस्जिद भी काफी लोकप्रिय है। लोग यहाँ इबादत करने के लिए आते रहते हैं। दिग्गी हराई पोखर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, दरभंगा शहर ही नहीं, पूरा मिथिला पोखर और तालाब के लिए मशहूर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पग पग पोखरी। जी हाँ, दरभंगा शहर में कई बड़े बड़े तालाब हैं जो दरभंगा के उसके देखरेख के अभाव में अतिक्रमण के कारण अपनी सुंदरता खो रहे हैं। दिग्गी पोखर, हराही पोखर आपको किसी झील सा अनुभव कराएंगे। मिथिला के लोग माछ प्रेमी होने के कारण पोखर बनवाया करते थे। इससे मट्टी तो मिलता ही था, जल संरक्षण भी हुआ करता था, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता था। बात करते हैं कुशेश्वर स्थान मंदिर की एवं पक्षी विहार की। मित्रों, दरभंगा से करीब 70 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान में रामायण काल का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे मिथिला का बाबा धाम भी माना जाता है। श्रावण में कांवड़ के दौरान और शिवरात्रि के समय यहाँ काफी भीड़ होती है। बाढ़ वाला इलाका होने के कारण इसे वेटलैंड भी कहते हैं। करीब 10,000 एकड़ में फैला यह इलाका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। लोग यहाँ पक्षी विहार के लिए आते हैं। यहाँ कई देशों से आए पक्षियों का प्रवास हुआ करता है। सर्दी के मौसम में यहाँ आपको कई दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों को देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, बात करते हैं अहिल्या स्थान की। अहिल्या स्थान में देवी अहिल्या को समर्पित एक मंदिर है। रामायण में गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या का जिक्र आप सबने सुना है। देवी अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी, जिनका भगवान राम ने उद्धार किया था। अहिल्या स्थान दरभंगा से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ मंदिर के अलावा एक गौतम कुंड भी है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह जगह अब रामायण सर्किट से भी जुड़ गया है। मैं बात करता हूं महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय एवं चंद्रधारी संग्रहालय की। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूजियम और चंद्रधारी म्यूजियम दरभंगा में 2 संग्रहालय हैं, 2 म्यूजियम्स हैं। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूजियम और चंद्रधारी म्यूजियम, इस दोनों म्यूजियम में राज परिवार से संबंधित ऐसी कलात्मक और अमूल्य दुर्लभ सामग्रियां हैं
जो दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दरभंगा राज के जमाने की अमूल्य दुर्लभ वस्तुएं, सोने, चांदी और हाथी दांत के बने हथियारों को यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, एक होली रोजरी चर्च भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दरभंगा स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर 1891 में बना कैथोलिक चर्च ईसाई पादरियों के प्रशिक्षण के लिए बना हुआ था। इसके अलावा छपरार का कमला नदी के किनारे बना हुआ शिव मंदिर, बिरौर प्रखंड के देवकली गांव में शिव जी का प्राचीन मंदिर जिसे देवकली धाम भी कहते हैं, तथा नेवारी का राजा लोरिक के प्राचीन किला भी प्रसिद्ध है। तो आप पूछेंगे कि कैसे दरभंगा पहुंचे? तो यह साफ है कि दरभंगा देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल और बस सेवाओं से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से जुड़ा ही हुआ है। अब लंबी प्रतीक्षा के बाद दरभंगा को अपना हवाई अड्डा भी शुरू करने का अवसर मिल गया है। यहाँ का हवाई अड्डा अब शुरू हो गया है, जो यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों से सीधा जुड़ गया है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ कृषि एवं वानिकी की, व्यापार की, तो दरभंगा समूचा जिला एक समतल उपजाऊ क्षेत्र है। जिले में हिमालय से उतरने वाली नित्यवाही और बरसाती नदियों का जाल बिछा हुआ है। कमला, बागमती, कोसी, करे और अधवारा समूह की नदियां यहाँ पे, इनके कारण हर साल बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ता है और बाढ़ से लोगों को तबाही होती है। वैसे दरभंगा जिले की चूना युक्त दोमट किस्म की मिट्टी रबी एवं खरीफ फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मित्रों, आम और मखाना के लिए उत्पादन के लिए दरभंगा जिला काफी प्रसिद्ध रहा है। इसका अपना खास स्थान रहा है। जिले के प्राय हर हिस्से में तालाब एवं चौर क्षेत्र मिल जाएंगे, जो पोषक तत्वों से भरपूर मखाना उत्पादन के लिए बड़े ही उपयुक्त है। मखाना की खेती से हो रहे लाभ को मद्देनजर यहाँ किसानों में भी मखाना की खेती के लिए दिलचस्पी और बढ़ी है। परंतु अगर पान खेती की बात करें तो पान की खेती से जुड़े किसानों के मुंह की लाली अब समाप्त होने वाली है, समाप्त हो रही है। मौसम की बेरुखी और समुचित सरकारी संरक्षण के अभाव में पान की खेती करने वाले किसान अनावृष्टि, ओलावृष्टि तो कभी पाला की मार से कराहने को मजबूर है और नतीजतन इसे छोड़ अन्य व्यवसाय में जा रहे हैं या रोजी रोटी के लिए उसकी तलाश में प्रवास कर रहे हैं, पलायन को विवश हो रहे हैं। पान के लिए प्रसिद्ध तारडी के मैया गांव का मैया पान, उसका पत्ता कभी दरभंगा महाराज की अतिथिशाला की शोभा बढ़ाया करती थी और इनकी मांग जिला ही नहीं अपितु बंगाल और उड़ीसा तक भी थी। आज आलम यह है कि गांव के लोग भी अब पान के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। सच्चाई यह है कि कलकतिया पान नहीं आए तो यहाँ की दुकानें भी बंद हो जाएंगी और यहाँ की होठों की लाली भी खत्म हो जाएगी। मित्रों, यही हाल है यहाँ के मछली उत्पादन का। पोखर और तालाबों का, झीलों का रखरखाव नहीं होने के कारण मछली उत्पादन पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा है। मित्रों, बात करें दरभंगा के उद्योग धंधों की, तो यहाँ छोटे मोटे उद्योग धंधों को छोड़ दें तो एक भी बड़ा उद्योग इस क्षेत्र में नहीं लग पाया है। बंद चीनी मिलों से मिठास नहीं निकल पा रही है। बंद अशोक पेपर मिल ने भी लोगों को उदास किया है। केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर भी एक भी उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ है। नाम के लिए कुटीर उद्योग के रूप में कुछ उद्योग खुले हैं। वैसे कहने को तो दरभंगा में 2 इंडस्ट्रियल एरिया बेला एवं दुनार हैं, लेकिन विगत 5 सालों में एक भी कारखाना यहाँ पे नहीं खुला है। दर्जनों व्यवसायी उद्योग धंधे नहीं खोलकर यहाँ पे आवंटित जमीन पर मकान बना रहे हैं। दोस्तों, उद्योग के विकास के लिए यहाँ जरूरी है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर एक बड़ा उद्योग खुले। अगर बड़ा उद्योग खुल जाता है तो छोटे उद्योग अपने आप खुलने लगते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की लगातार उपेक्षा की जा रही है। लोगों का भी झुकाव उद्योग धंधों की ओर नहीं है। कारण रॉ मटेरियल के साथ साथ प्रोडक्ट बेचने की भी समस्या है। यहाँ पे उद्योग के बिना क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, हम सब जानते हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए। मित्रों, बात करते हैं यहाँ की शिक्षा की, तो शिक्षा की अगर बात करूं तो इस क्षेत्र में दरभंगा राज का योगदान अतुलनीय रहा है। दरभंगा नरेशों ने दरभंगा के अलावा भारत के कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में सराहनीय योगदान किया है। दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और कई संस्थानों को काफी दान दिया है यहाँ के नरेशों ने। महाराजा रामेश्वर सिंह ने पटना स्थित दरभंगा हाउस, नौलखा पैलेस, पटना विश्वविद्यालय को दिया था। जो भी बच्चे हम जैसे लोग पटना यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले थे और पढ़े हैं, दरभंगा हाउस को जरूर जानते हैं। साथ में काली माता का मंदिर भी गंगा के किनारे आप देख सकते हैं। वहां महाराजा ने पटना विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में मैथिली की शुरुआत कराने का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मित्रों, परंपरा से ही यह शहर मिथिला के ब्राह्मणों के लिए संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है, सुप्रसिद्ध रहा है। पुरातन एवं आधुनिक शिक्षा का अच्छा केंद्र होने के बावजूद दरभंगा एक निम्न साक्षरता वाला जिला है आज के समय में। यहाँ के शैक्षिक संस्थान जैसे मैंने पहले ही बताया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महिला टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा, दरभंगा चिकित्सालय महाविद्यालय एवं अस्पताल DMCH, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, मिथिला शोध संस्थान, डाक ट्रेनिंग सेंटर, मखाना के लिए राष्ट्रीय शोध केंद्र होने के बावजूद भी शिक्षा की गुणवत्ता यहाँ दिनों दिन घटती जा रही है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए सरकार के साथ हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। तो मित्रों, मैं इस सेशन को कंक्लूड करते हुए, इस दरभंगा जिले की बातों को बताते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि यह जगह पर्यटन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा मिथिलांचल, जो मैंने पहले मधुबनी की बात की थी, सीतामढ़ी की बात की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें भी इस जगह के होने के कारण अपनी बातों को अपने दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए। सरकार को भी इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए और आने वाले जो अतिथि होते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, उनको भी हमें वहां पे पूरी सुविधा देने का काम करना चाहिए, तभी इस तरह का विकास होगा। हालांकि यहाँ पे जब अब हवाई यात्रा शुरू हो गई है, यहाँ का दरभंगा हवाई अड्डा शुरू हो गया है, तो मुझे समझ में आता है कि यह काम और भी आसान हो सकता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं, प्रवास कर गए हैं, देश और विदेश के अन्य जगहों पर रहते हैं, वे भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आए, उन्हें दिखाएं, बताएं इस गौरवशाली इतिहास को। तभी जाकर के हम इस गौरवशाली इतिहास को बचा सकते हैं और बिहार की इस मिथिलांचल की धरोहर को हम सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसका विकास तभी संभव है जब हम एक साथ एकजुट होकर के काम करें और सरकार को मजबूर करें इसकी सहायता करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं फिर किसी एक जिले की बात करते हुए। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।